सभी को नमस्ते। और मंच पर भी काफ़ी विद्वान लोग हैं। यहाँ वाइस चांसलर आर.के. सिन्हा जी है, डॉक्टर तनेजा जी और विशेषकर दर्शन शास्त्र के सच्चिदानंद जी जो ICPR के भी मेंबर सेक्रेटरी हैं। और सामने भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गणमान्य विद्वान लोग हैं। एडवांस स्टडीज़ की शशि प्रभा कुमार जी यहाँ आई है, चिन्मय यूनिवर्सिटी से आप आई है। रजनीश जी यहाँ पर है, ICSSR से धनंजय जी है, और भी बहुत सारे लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो सबको प्रणाम। और मुझे लगता है कि कल के कुछ स्पीकर्स वो भी यहाँ पर आए हैं शायद, मुझे लगता है, मैं देख रहा था। और स्वामी जी भी यहाँ पर अभी तक थे शायद। तो पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि मतलब ये फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के बारे में है। और दर्शन शास्त्र का मैं मतलब वैसे ग्रहण तो करता ही हूँ, लेकिन वैसे रेगुलर कोई विद्यार्थी नहीं हूँ दर्शन का। और ये शुद्ध रूप से दर्शन शास्त्र से अध्ययन करने वाले या पढ़ाने वाले ऐसे सारे लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं। तो लेकिन मैं यूजर एंड भी हूँ। आजकल यूजर एंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा में क्या होना चाहिए और इस देश के शिक्षा से नई पीढ़ी को और समाज को क्या मिलना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसकी आवश्यकता और उसके अभाव में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है और आने वाले समय में जो देश के सामने हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया का सबसे मतलब आर्थिक दृष्टि से 5 नंबर 3 नंबर और मतलब नंबर, चलो कभी 1 नंबर भी, हम लोग उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या में हम पहले से ही बड़े हैं, आकार भी हमारा कम नहीं है। और अब हम मतलब एक तरफ हम लोग चांद पर भी पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ हम अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बना रहे हैं। तो बड़ा एक अलग सा कॉम्बिनेशन है दुनिया में। अभी मैं 15-16 दिन यूरोप था, तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भारत का, कि आप लोग मतलब वो पूछ रहे थे कि भारत की इकोनॉमी के बारे में। मैंने कहा हमारा कॉम्बिनेशन आपके जैसा नहीं है। हमारा कॉम्बिनेशन में अध्यात्म और विज्ञान या आर्थिक प्रगति और हमारे जीवन के मूल्य, ये दो बातें परस्पर विरोधी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। या जीवन में ये दो ऐसी पटरियां नहीं है जो कभी मिलती नहीं है, आप एक पे चलो या दूसरे पे चलो, ऐसा नहीं है। तो हमारा देश हजारों वर्षों से ये दोनों चीजों का एक संतुलन करते हुए चला है। वही हमारे दर्शन का अगर सार हमें मिला है तो यही मिला है कि दोनों का संतुलन जब होगा तब जीवन सुखी होगा और दूसरों का जीवन आप सुखी करेंगे। और इस कारण से मैंने कहा इसका अगर आज का वर्तमान का अगर बेस्ट एग्जांपल है, तो एक तरफ हम चांद पर भी पहुंचे हैं और हमारे धर्म, अध्यात्म, जीवन मूल्य सबका प्रतीक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में भी बना है। और दोनों के लिए भी देश के लोगों को उतनी ही खुशी है और उतना ही महत्व है। तो मैंने कहा ये मुझे लगता है बहुत ही प्रतीकात्मक है कि 21वीं सदी में हमारा संदेश हमारे लिए, हमारे भविष्य की कैसी दिशा होगी, उसका स्पष्ट रूप से एक प्रतीक है। और मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा जब हम इस मोड़ पर है कि हम लोग जीवन के हर क्षेत्र में आगे निकलने के लिए तैयार है, मतलब जैसे कोई विमान टेक ऑफ के लिए तैयार हो, उस स्थिति में हम लोग हैं। उस समय हमें सोचना बहुत जरूरी है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। और ये प्रश्न केवल शिक्षा में कि हम क्या पढ़ा रहे हैं इतना तक मर्यादित नहीं है। आज के सारे निर्णय हमारे किस दिशा में होंगे जीवन के पूरे, उस लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी तुलना करते हैं तो मैं कई लोगों से जब चर्चा करता हूँ, बहुत लोगों से मिलना होता है देश विदेश के,
तो अभी भी इस दौरे में जब 15-16 दिन यूरोप में था तो बहुत लोगों से मिलना हुआ, वहाँ के स्थानीय यूरोपियन लोगों से, बहुत लोगों से मिलना हुआ। तो यही चर्चा हो रही थी कि मतलब विकास का आर्थिक मॉडल भी हमारा कैसा हो। तो वो लोग भी कई प्रकार की चर्चाएं कर रहे थे। मैंने कहा आपने एक मॉडल लिया जिसमें ये कहा गया कि अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो आप जो ये जीवन मूल्य, परिवार और ये जो सारी चीजें करते हो इसको थोड़ा साइड में रखो, तभी आप टेक ऑफ कर सकते हो। आपको विज्ञान लेना है तो ये बाकी बातें रखो। शायद आपने जिस दर्शन का सामना आपका हुआ होगा उस दर्शन में शायद मुझे लगता है कि वो दर्शन ही नहीं था, उस कारण से शायद वो रास्ता सुपरस्टिशंस की तरफ चला गया और इसलिए आपको लगा कि ये तो सुपरस्टिशंस है, इसलिए ये विज्ञान के विरोधी है और शायद आपका अनुभव अलग रहा और इसलिए आपने निष्कर्ष निकाल लिया बहुत जल्दबाजी में कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और आप इस रास्ते पे चलो। और शायद जैसे आजकल होता है कि वैक्सीन देना है तो बोलते हैं क्लिनिकल टेस्ट करो, ये करो, कोई भी दवा देनी है, और इतना बड़ा दर्शन और दुनिया का आर्थिक विकास का मॉडल आपने दुनिया के सामने रख दिया विदाउट एनी क्लिनिकल टेस्ट। क्लिनिकल टेस्ट होती है ना, उसके बाद ही मेडिसिन आता है। अब ये तो बहुत बड़ा मेडिसिन था, लेकिन ये ऐसे ही आ गया, जल्दबाजी में आ गया और उस कारण से उस रास्ते ने आर्थिक विकास तो दिया, बहुत प्रकार के नए, आज जिसको हम विज्ञान कहते हैं उसके बहुत सारे अनुसंधान हुए जिसने मानव सुविधा की बहुत सारी बातें निकाली। उसका उद्देश्य भी मानव कल्याण ही होगा और उस मानव कल्याण के उद्देश्य से बहुत सारी नई तकनीकी बनी, बहुत सारे नए रास्ते बने, नई सुविधाएं बनी और बहुत सारी बातें बन गई। परंतु वो बातें बनते बनते कहाँ हमारे जीवन का दृष्टिकोण और जीवन का जिसको हम समग्र दृष्टिकोण बोलते हैं कि जिसमें, क्योंकि आपका शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ है ना, आत्मा का बहुत लोगों को नहीं पता लगता होगा, फिर भी वो प्रभाव डालता है और उसके बारे में कम सोचने के कारण ये जो असंतुलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हम आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध देशों को देख सकते हैं, तकनीकी की दृष्टि से आज के सबसे मॉडर्न देश के रूप में देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नई समस्याओं से भी हम जूझ रहे हैं, जिसमें हमारा पर्यावरण होगा, जिसमें पारिवारिक बहुत सारे परिवारों के संबंध होंगे, जिसके कारण नए नए प्रकार के क्राइम्स जो विकसित हुए हैं और बहुत सारे, मतलब अभी अगर दर्शन जब छूट जाता है तो साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट की जरूरत ज्यादा पड़ती है, अदरवाइज उसकी जरूरत कम पड़ती है। तो ये संतुलन बिगड़ने के कारण उसकी भी जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब जितने भी हम लोग आजकल डेवलप्ड बोलते हैं उसका प्रभाव हम अपने अर्बनाइज्ड थिंकिंग में या प्रोसेस में भी हम लोग उसको देख रहे हैं। तुलना करें तो हम लोग तो अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पर है, प्राथमिक स्थिति में हम लोग, फिर भी क्योंकि हम लोग लगातार अपनी एक दर्शन से चलते आए तो हमें वो बहुत बड़ा शौक लग रहा है उससे, लेकिन बाकी लोग तो बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन अगर हम में से कोई ये मानते हैं कि उस समाज के भी ये द्वंद्व समाप्त हो गए, तो बिल्कुल नहीं हुए। इसके अनुभव आप लोग भी जब कई लोगों से मिलते होंगे तो बहुत सारे अनुभव आते हैं। मैं अभी एक से मिला था, लेनाइक नाम का है और वो फ्रांस के दक्षिण मतलब भाग का है और उनका मतलब वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आजकल प्रोफेसर है, मतलब प्रोफेसर है एक दूसरे जगह, और डिटेल्स बताना ठीक नहीं होगा, बट वो मैथमेटिक्स का अच्छा एक प्रोफेसर है। अब उनसे चर्चा हो रही थी तो उनकी शादी एक भारतीय महिला से हुई, हिंदू महिला से। तो उनके जब शादी के समय उनकी बहुत इंक्वायरी हो गई कि उनको, उनके पिता को लग रहा था लड़की के कि पता नहीं ये क्या कर रहे होंगे, शादी के बाद लड़की को छोड़ देंगे, कितनी शादी करेंगे पता नहीं, मतलब। तो उन्होंने बहुत सारी इंक्वायरी की, तो मुझे पूरी वो बात सुना रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गांव में मेरे पिताजी 4 भाई है, मेरे माता पिताजी की एक ही शादी है और उसके बाद दूसरी शादी नहीं हुई, और मेरे पिताजी की जो 4 भाई है उनकी भी एक ही शादी हुई, मेरे माँ के जो बहनें और भाई है उनकी भी एक ही शादी हुई है, और उनके और एक खानदान पहले भी एक ही हुई। हमारे पूरे यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग रहते हैं।
हम लोगों ने अभी चर्च को छोड़ दिया है, और वो एक पीढ़ी पहले ही छोड़ दिया। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है चर्च से, लेकिन हमें लगा कि उससे कोई खास हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमने चर्च को छोड़ दिया है। लेकिन हम सामाजिक व्यवस्थाओं को मानते हैं, और हमारी जो विवाह वगैरह होते हैं बहुत ही सामान्य तरीके से अंगूठी पहनाकर होते हैं, लेकिन सामाजिक प्रथाओं को या सामाजिक जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उनको हम बहुत मानते हैं। और ये चिंता हमारे हर परिवार में होती रहती है कि अगर हमारा बेटा या बेटी पेरिस की तरफ चला जाएगा तो फिर वो वैसा नहीं रहेगा। और ये बात फिर जब मैंने ये बात सुनी, तो मैंने और भी कई लोगों से इस बारे में चर्चा की कि मतलब क्या वो लोग इस द्वंद्व से निकल गए हैं, या वो अभी भी एक समाज के नाते इस द्वंद्व में है कि हम लोगों को जीना कैसे है। तो मुझे जो अनुभव आया, मतलब और ये एक समय का अनुभव नहीं, कई लोगों से कई दिनों से चर्चा करते रहते कि वो समाज भी बहुत बड़ी मात्रा में इस द्वंद्व में है कि क्या हम लोग जिस रास्ते पे आ गए वो रास्ता पूरी तरह सही था, या हमने जिसको बोलते हैं कि किस बात की कीमत देकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और इसीलिए हम लोगों को मैंने कई लोगों से पूछा कि आपने योग को इतने जल्दी से क्यों स्वीकार कर लिया, मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है, क्यों स्वीकार कर लिया। मतलब बड़े बड़े देश, मतलब वो पता नहीं कौन से विचार लेके चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, सभी दुनिया भर के लोग, बहुत विचित्रताएं हैं इस दुनिया में। तो सबसे पूछने पर एक बात का ही निष्कर्ष निकला कि अभी भी बहुत सारे लोग इस दुविधा में हैं। उनकी हमारी दुविधाएं शायद अगर 100% होगी तो उनकी 50% होगी, लेकिन दुविधाओं क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। और ये मैं इस बात से जब मैं इसके विवरण में जाने लगा तो मुझे ध्यान में आया कि कोई कहां से भी जन्म ले ले, वो भारत में जन्म ले ले, इंग्लैंड में ले ले, यूरोप में फ्रांस में ले ले, या अमेरिका में ले ले, कहीं भी ले ले, मनुष्य तो मनुष्य है। और मनुष्य के जो मूलभूत गुण या दोष, जो भी षड रिपु बोलते हैं हम लोग, या उसके जीवन के सुख दुख की कल्पनाएं हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि भगवान ने तो एक ही जैसा बना दिया, उसको मन भी वैसा ही दे दिया। और इसीलिए कहीं ना कहीं किसी की बात, जैसे हमें वातावरण मिला, हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया, हमें ऐसे गुरु मिले, और आज के पीढ़ी में भी ऐसे हमें गुरु मिले, जिस कारण से अभी भी उस बात को हम बहुत गहराई से और अच्छे से समझ रहे हैं। और इसलिए हम जब इन नई बातों का कुछ 50-60 सालों से प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो जो उससे परिणाम आ रहे हैं उससे हम ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, और वो चिंताएं बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन ये मान लेना कि मतलब हम लोग दूसरे ग्रह से आए और वहां दूसरे ग्रह के लोग हैं, उनके मन में ये द्वंद्व नहीं है, तो ये बात बिल्कुल मैं नहीं मान सकता, तो हमें माननी चाहिए। और इसलिए हमें पूरे विश्वास के साथ अपनी बात को बोलना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, तो हमें अपनी बात को मतलब छुपा के नहीं रखना चाहिए, या उसके प्रति अनास्था या उदासीनता भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपनी बात को, अपने अनुभवों को, अपने दर्शन की गहराइयों को, और अब ज्यादा समय हो गया कि अब हमें अपनी बातों को और ज्यादा ठीक तरीके से बोलने की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब उस दृष्टि से जो भारत बहुत पीछे था, उस दृष्टि से भी अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अब उस पोजीशन में हैं, उस स्थिति में हैं कि हम अपने अधिकार पूर्वक अपने हजारों वर्षों के अनुभव और उसके आधार पर अपनी बात को हम दमदारी के साथ बोल सकते हैं। और ये बात किसी पर कुठाराघात करने की या किसी पर मतलब आघात करने की नहीं है। ये जैसे एक सहानुभूति पूर्वक अपने ही मानकर पूरी विश्व के सामने इस बात को स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत है, उस एक प्रेम भाव से ही रखने की जरूरत है, जैसे हमारे पूर्व के बहुत सारे जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने उसी भाव से रखा। मुझे लगता है कि आज ऐसे दर्शन की जो जीवन का एक संतुलित क्रम दे सके,
और अच्छे गहराइयों तक ले जा सके, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत आज के समाज को बहुत ज्यादा है, भारत को बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हमारे देश में होंगे। अब जो दिशा तय होगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कई विषयों पर निर्णय ही नहीं लिए थे, बस जैसा है वैसे ही उनके जैसे ही फ्रेम में बैठकर कुछ करने का प्रयास ही हम लोग कर रहे थे, और शायद उसमें भी उतना आगे नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब हमें अपने तरीके से अपनी बातें तय हम जो करेंगे वो अगले 200-300 साल चलेगी, और उसके आधार पर आगे 1000 साल की हमारी आधार में बनेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस समय इन बातों को और अच्छे से ठीक से बोलने की जरूरत है। अभी जब हम लोग विज्ञान के बारे में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी जितनी भी आई पिछले 200 साल में, लगभग 200 साल में बहुत ज्यादा नई तकनीकी आई है, और उन नई तकनीकी के कारण जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब ये प्रश्न मैं कई बार कई मंचों पर भी मैं उठाता रहता हूँ, मुझे लगा कि आज भी ये प्रश्न उठाना चाहिए, क्योंकि पिछले 200 साल में ये प्रश्न आता गया कि नई तकनीकी के जैसे जैसे मूलभूत विज्ञान के कई तत्व जैसे समझ में आए, हमारे देश में वो तत्व हजारों साल पहले ही समझ में आए थे, परंतु जैसे पश्चिम की दुनिया को भी वो तत्व जब समझ में आए तो उन्होंने उसके आधार पर नई नई तकनीकों को भी जन्म दिया है। और इसलिए हो सकता है कि आज के समय की जो भी नई तकनीकी दिखती है, मतलब वो किसी मतलब साधु सन्यासी जब साधना करते हैं तो जैसे उनको रास्ते में चलते चलते कुछ चमत्कार करने के लिए कुछ साधनाएं प्राप्त हो जाती है, तो ये पिछले 200 साल में नई टेक्नोलॉजी उन चमत्कारों जैसी है। मतलब अगर हम दर्शन की दृष्टि से देखें तो उस रास्ते की जो साधना है उसमें चमत्कारों जैसी है, अगर उसमें फंस गए तो फंस ही जाएंगे। और इसीलिए 200 साल में बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे समाजों ने दुनिया भर में अपने जो भी पारंपरिक संस्कृतियां थी या मान्यताएं थी या जीवन के जो भी पद्धतियां थी, उसमें बहुत सारे समझौते किए। मतलब ये दुख आप बहुत सारे लेखकों के या कवियों के जो लेखन है उसमें आप इस बातों का अनुभव ले सकते हैं। जितने भी लोगों ने लिखा है उन लोगों ने इन दुख को समय समय पर आपको वेस्टर्न फिलोसोफर्स में भी, कवियों में, लेखकों में, नाटकों में भी इसका आपको अनुभव मिलेगा। परंतु पिछले 200, 250, 300 साल में बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे समाजों ने अपनी संस्कृतियों से एक समझौता करते चले गए, और जैसे जैसे तकनीकी आती गई, अब नया जमाना है, नई तकनीकी है, उसके अनुसार अपनी संस्कृतियों में कुछ समझौता करते चले गए। अपने जीवन कैसे होगा, परिवार कैसे होंगे, रिश्ते कैसे होंगे, हमारा रिश्ता नदियों से, पानियों से, पहाड़ों से कैसा होगा, बहुत सारे विचार थे जिनके साथ कोई ना कोई ऐसे समझौते। तो ऐसे बहुत सारे समझौते करते चले गए, और पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे हमारे यहाँ बातें आई तो हम लोग भी वो वैसा ही करते चले गए, और जिसके कुछ परिणाम भी हुए हैं। मतलब आज अगर दुनिया में पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, तो ये पर्यावरण जो है, ये पर्यावरण कोई तकनीकी विषय नहीं है, ये दर्शन का विषय है कि हम लोग कैसा जीना चाहते हैं, हमारा रिश्ता कैसा है सृष्टि के साथ, उसके आधार पर भी आप रचना जैसे करेंगे वैसे समस्याएं आएगी। तो ये मूल रूप में तो हमारे दर्शन का, जीवन की दृष्टि का विषय है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पिछले 200-300 साल में किसी ने ज्यादा उस पर आग्रह न रखते हुए जैसे जैसे बातें आती गई उनको हम लोग करते चले गए। फिर हम लोग पानी का उपयोग कैसे करेंगे, नई तकनीकी आ गई, ज्यादा पानी लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। नई तकनीकी आ गई, गर्मी ज्यादा बढ़ाती है, करो। तो नई तकनीकी आ गई है, इस तरह के बनेंगे तो रिश्तों में प्रॉब्लम होगी, करो। आजकल अभी जैसे नए नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इससे लोगों का क्या होगा, आप नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, आप डीप फेक लाएंगे, उससे क्या होगा,
तो टेक्नोलॉजी है भाई, नया जमाना है, करो एडजस्ट। तो लोग एडजस्ट ही करते चले जा रहे हैं और नई नई कॉम्प्लिकेटेड समस्याओं के सामना भी करते जा रहे हैं। अब मनुष्य को तकनीकी के अनुसार चलना है। हमारे जो कल्चर्स है या संस्कृतियां हैं वो तकनीकी के मार्गदर्शन में चलेगी, या महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम पहले अपना तकनीकी जैसी होगी वैसा हम जिएंगे, या हमें जीना कैसा है ये तय करेंगे, उसके अनुसार नई तकनीकी का निर्माण करेंगे। एक तकनीकी तो निर्माण की जा सकती है, मनुष्य बुद्धि का खेल है। बेसिक साइंस तो वही है, E = mc², वो तो बेसिक्स दर्शन है। वो तो कि भाई चराचर में कुछ भी समाप्त नहीं होता, एक दूसरे स्वरूप में आता रहता है, तो बेसिक साइंस है वो। अब उससे आप मनुष्य बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि तो हजारों वर्ष से नई नई खोज करती रहती है, आगे भी करेगी, ये धारा कभी भी नहीं रुकेगी। लेकिन खोज कौन सी करनी है और कौन सी खोज का कहाँ उपयोग और कितना करना है, इसका निर्णय मार्केट में आई हुई नई तकनीकी करेगी, या दर्शन से समृद्ध मानव सुख की जिसके मन में बहुत आग्रह है और जो उसका महत्वपूर्ण बिंदु है जीवन का, ऐसे मनुष्य, चरित्रवान मनुष्य उसका निर्णय करेंगे कि भाई हमारे जीवन में हमारी तकनीकी कौन सी रहेगी। अब ये इस मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं। अब आने वाले समय में भारत के पास समृद्धि भी रहेगी और तकनीकी के चॉइसेस भी रहेंगे बहुत सारे। अब हमें करना क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न आज के हमारे समाज के सामने है, और मुझे लगता है कि इस बात पर जो उचित निर्णय ले सके ऐसे शिक्षित वर्ग की हमें जरूरत है। ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत है, ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत है, ऐसे मेडिसिन के लोगों की जरूरत है, ऐसे केमिस्ट्री के लोगों की जरूरत है, ऐसे हमें इतिहास की तरफ देखने वालों की जरूरत है। मतलब जीवन के जितने क्षेत्र हैं उसमें ऐसा सोच रखने वाले शिक्षित वर्ग की हमें जरूरत है, जिनके मन में ये विचार रहेगा कि मैं कैसा समाज में चाहिए, कैसे राष्ट्र में चाहिए, हमारे रिश्ते कैसे चाहिए, हमारे परिवार में कैसे चाहिए, पर्यावरण कैसा चाहिए। आजकल टूरिज्म बहुत चलता है, अच्छी बात है टूरिज्म, मैं भी घूमने जाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जाता हूँ। अच्छी जगह जाते हैं तो सुंदर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचने का विषय है कि अच्छे पेड़ पौधे, पानी भरी नदियां, सुंदर स्वच्छ पानी की नदियां देखने के लिए हजारों किलोमीटर दूर क्यों जाना पड़ता है। मतलब ये टूरिस्ट पॉइंट में अट्रैक्शन पॉइंट क्यों बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि एक सिंपल अच्छे पेड़, अच्छे फूल, अच्छे पक्षियों की आवाजें, अच्छा शुद्ध नदी का पानी देखने के लिए 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि बहुत समय से, अरे भाई ये तो हमारे आजू बाजू में होना चाहिए। फिर किसी कलाकार ने बनाई हुई नई कलाकृति देखने के लिए आप दूर जा सकते हैं, लेकिन हमें तो ये देखने के लिए दूर जाना पड़ता है आजकल। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ठोस तरीके से ये विषय सबके सामने आना पड़ेगा कि भाई मूल दर्शन क्या है। और ऐसी शिक्षित पीढ़ी अगर हमें चाहिए जो यूनिवर्सिटी से निकलेगी, हमारे विश्वविद्यालयों से निकलेगी, जिनका एरिया कोई भी होगा, लेकिन उनके पीछे दर्शन ये होगा, मानव कल्याण का होगा, सृष्टि के कल्याण का होगा, एक लंबे दूरी तक सुख का होगा। केवल मेरे यहाँ पर अच्छा ठंडा होना चाहिए, बाकी भले ही ग्लोबल वार्मिंग हो जाए कोई चिंता नहीं, ऐसा जिसका विचार नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है। और ऐसे नहीं होंगे तो ऐसी ऐसी तकनीकी निकलेगी कि जिस तकनीक से मतलब मनुष्य जीवन सुखी होगा, कुछ लोगों का हो सकता है अज्ञान के कारण, लेकिन बहुत सारे लोगों का जीवन दुखी होगा। और इसलिए ऐसे विषयों का अंतर्भाव हमारी शिक्षा में होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है कि दर्शन शास्त्र को और आप जैसे लोगों को बैक सीट पर बैठिए आप, लेकिन बैक सीट से आपको ड्राइव तो करना है, मतलब शांत रहने से नहीं होगा। तो मुझे लगता है हमारे दर्शन शास्त्र में, अभी पूछ रहा था सर से कि नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहाँ दर्शन शास्त्र विभाग है, तो लगभग उन्होंने कहा कि नई यूनिवर्सिटी में नहीं है,
या पुरानी यूनिवर्सिटी में कहाँ किस तरह से ये विभाग चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ दर्शन को कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि दर्शन मतलब कोई जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, वेद उपनिषद पढ़ते हैं, वही केवल दर्शन को, मतलब ऐसा दर्शन वहां तक सीमित कर दिया। नहीं, हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हमारी पूरी शिक्षा पद्धति में, मतलब नालंदा का नाम सब लोग लेते हैं, हम लोग नालंदा तक्षशिला का नाम सब लोग लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ने की जरूरत है कि नालंदा तक्षशिला में पढ़ाने की विधि क्या है और कैसे दर्शन को हर जीवन के हर क्षेत्र के लिए पढ़ाते थे, उनके पाठ्यक्रम कौन से थे, उपलब्ध है ये सारी बातें। ये समझने की भी जरूरत है। हमें आज वैसी नालंदा आज नहीं बनेगी, लेकिन उससे हम सीख सकते हैं, उससे क्लू ले सकते हैं। और इसलिए आज मुझे लगता है कि ऐसे सारे विषयों के बारे में एक दर्शन की जरूरत है। और जो मूल दर्शन की बात, जो मूल है कि भाई हम जो एकत्व का सूत्र ढूंढते हैं हमारे दर्शन में, मुख्य बात मुझे लगता है कि सत्य जो है वो एकत्व की अनुभूति है, या एकत्व जो है उसको हम समझ जाते हैं, वही मुख्य सत्य है। और उसके आधार पर फिर सारे परस्पर संबंधों को समझते हैं, उस एकता के एकत्व के आधार पर ही सारे परस्पर संबंधों को समझते हैं, उस संबंधों के आधार पर अपने जीवन को तय करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे, मगर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए दर्शन मतलब मूल बात तो यही है दर्शन की। बाकी फिर बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पर, जितने गुरु ऋषि आए उन्होंने समय समय पर हम जैसे सामान्य लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में उसको समय समय के अनुभव के आधार पर या काल के अनुसार उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय में भी और नए लोग लगेंगे जो हमें आज के 21वीं पीढ़ी को समझाएंगे, 21वें युग के 21वीं शताब्दी के लोगों को समझा सकेंगे। तो आज मुझे लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसलिए हमारा मेडिकल साइंस, हमारा इंजीनियरिंग के बहुत सारे विभाग, ये बहुत सारे विषय हैं कि जिसमें हमें इसकी जरूरत है। आज बहुत बड़ा द्वंद्व है कि भाई मतलब मेडिसिन कौन सी दी जाए पेशेंट को और कौन सी नहीं दी जाए, कौन सी कितनी दी जाए। तो बेसिक फिलोसफी का ही अंतर है कि भाई आप कुछ भी करो, मेरे पास आ जाओ, हम दवा देंगे। अब ये एक तरीका है सोचने का, और एक तरीका ये है कि मेरे पास आने की आपको जरूरत ही ना पड़े, आप ऐसा जीवन कर लो। अब आपका पूरा आयुर्विज्ञान किस आधार, किस मतलब बेसलाइन क्या होगी उसकी, उस चिंतन को अगर उसके नहीं जोड़ेंगे तो फिर आज जो हम लोग उसका कमर्शियलाइजेशन देख रहे हैं और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही है, वो हम अनुभव कर रहे हैं। और इसमें सिंबॉलिक बातें हैं। आप मतलब कौन सी शपथ लेंगे, इस पर भी हमारे देश में विवाद होता है, क्योंकि बात समझ में नहीं आ रही है कि हम चारवाक या हम हमारे जो दर्शन शास्त्री है उनकी शपथ लेने से क्या फर्क पड़ेगा और कोई हिपोक्रेटिक की शपथ लेने से क्या फर्क पड़ेगा। ये सिंबॉलिक दिखने वाली बातें हैं, लेकिन उससे मूल बात बनती है कि आप कैसा करना चाहते हैं। अब आप रास्ते बनाना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आप कैसे बनाना चाहते हैं। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि आजकल हम लोग 25 करोड़ घरों में रहते हैं और लगभग एक घर में 5.5 इतने लोग रहते हैं एक घर में। अमेरिका में भी लगभग 25 करोड़ का समझो पॉपुलेशन है, वहाँ का मतलब 2.5 एवरेज है पर फैमिली। तो वहाँ 25 करोड़ लोगों को रहने के लिए लगभग उनको 10 करोड़ घरों की जरूरत है। और हमारे यहाँ लगभग अगर मैं मान लूँ 125 करोड़ लोग हैं, मतलब एवरेज गणित के लिए मान रहा हूँ, और 5 का एवरेज है, तो हमें 25 करोड़ घरों में हमारा काम हो जाता है। लेकिन आप मान लीजिए कि अगर हम भी उसी दिशा में चले गए और हमारा भी एवरेज 2.5 हो गया, तो हमें और 25 करोड़ घरों की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि अमेरिका में भी आज से लगभग 60 इयर्स पहले उनका भी एवरेज 5 था, तो 5 करोड़ घरों में वो रह सकते थे, उन्होंने 5 करोड़ नए घर बना लिए। तो उससे पूरी दुनिया से उन्होंने जो सामान उठाया और उसके कारण जो आज पूरा मतलब दुनिया के सामने, और वो उन्होंने केवल नहीं किया, वो दर्शन सबको दे दिया। मतलब वो दर्शन से यूरोप भी स्वयं पीड़ित मानता है खुद को, और उसके कारण सबके एवरेज कम होते चले गए, फैमिली के पर घर पर हाउस एवरेज कम हो गया।
तो उतने घर बनाए, उनके 5 करोड़ घर उन्होंने बनाए, तो उसमें ही कितनी सारी समस्या हो। हमारे जैसे 140 और कल जाके 150 करोड़ हो जाएंगे हम, तो जो हम कभी 25 करोड़ घरों में रहते थे, अब जब हम 50-60 करोड़ घर बनाएंगे, तो आप सोच लो हम लोग मतलब हिंदी में खराब हिंदी है, वो बोलते हैं कि पर्यावरण की तो बैंड बच जाएगी, मतलब तो ये दोनों बातें बहुत जुड़ी है। और उतना भी लोहा कहाँ से लाएंगे, कौन सी तकनीकी का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, तो ये जिनके जवाब नहीं है किसी के पास। तो मुझे लगता है कि ये जवाब ये सारे मनुष्य समुदाय को समझाना पड़ेगा कि भाई तुमको वैसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, तुमको ऐसे जीना है, तो तुम्हें तकनीकी बदलनी पड़ेगी, तुम्हें इकोनॉमिक सिस्टम बदलनी पड़ेगी, बाजार के पद्धतियां बदलनी पड़ेगी। अभी तक हम लोग तो बदल नहीं सकते थे क्योंकि बाजार हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब लोग बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और परचेसिंग पावर रखने वाला भारत है, तो परचेसिंग पावर है, तो हम जो परचेस करेंगे वैसी दुनिया बनेगी। तो हम क्या परचेस करेंगे, क्या हमारे जीवन की आवश्यकता है, वो दर्शन तय करेगा कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें कौन सी बातें अच्छी लगती है, कौन सी बातें पसंद, हम कैसा जीना पसंद करते हैं, ये कौन तय करेगा इसका निर्णय। इसका निर्णय तो रोबोट नहीं दे सकता ना। मैं तो ये भी मानता हूँ, कई लोगों को, हमारे मित्रों को कहता हूँ कि मैं रोबोट भी बनाओ आप, लेकिन उनका रोबोट समझो दूसरे उनके कल्चर से होगा, हमारा रोबोट नम्र, अच्छे, सुशील होना चाहिए। तो ये जो ओवर पावर करने की इच्छा होनी चाहिए कि जो भौतिक चीजें आएगी उसके ऊपर हमारे जीवन का दर्शन रहेगा, वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आग्रह रहेगा। नहीं तो हवा के झोंके के साथ हम चले जाएंगे। दुनिया के बहुत सारे देश चले गए, वो भी हमारे जैसे ही सोचते थे, वो भी मनुष्य ही है, उनकी भी सुख की कल्पना है हमारे जैसी। इसीलिए आज मुझे लगता है कि ये इस पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और 2 दिन में बहुत सारी चर्चाएं आप करिए, लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि अब लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नया पाठ्यक्रम कब आएगा स्कूल में और यूनिवर्सिटीज में। ये आप बातें बहुत दिन से बता रहे हो, ये अब इस प्रकार का पाठ्यक्रम कब आएगा, और जब बेसिक पाठ्यक्रम बदलेंगे तब उसका प्रभाव सब जगह होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल बहुत परिश्रम के हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई सब लोग अपना अपना मेहनत नहीं करेंगे। आपको जो बात आगे बढ़ानी है तो आपके लिए मेहनत का विषय है। आपको बनाना पड़ेगा कि भाई केमिस्ट्री में हम लोगों को दर्शन कैसे पढ़ाना है। तो हिंदू केमिस्ट्री में बहुत सारे दर्शन का दिया हुआ है, ऑलरेडी लिखा है। 60s के पहले ऐसी किताबें लिखी गई है, 1920 और 60 के बीच में बहुत किताबें लिखी गई। हमारे दर्शन के आधार पर नए जो तकनीक आ रही है, नए जो विषय आ रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। खोलना पड़ेगा उन पुस्तकों को दोबारा, और आज के समय को लगाकर हमें बनाना पड़ेगा कि फिजिक्स में क्या पढ़ाना है भैया, दर्शन क्या होगा, सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाना है, आर्किटेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाना है हमको, मतलब घर कैसे बनाना है, घर किस लिए है, घर यहाँ से शुरू होता है ना। आर्किटेक्ट पहले तो फिलोसॉफिकली तय होगा कि मुझे जीना कैसा है, फिर मुझे घर कैसा चाहिए, फिर घर बनेगा कैसे, फिर घर बनाते समय कैसे घर बनेगा। तो ये सारे विषय हैं, इसलिए सब विषय के लिए आजकल क्या है, थोड़े लोग मतलब एकेडमिक लोग भी इतने, सब लोग मेहनत नहीं के थोड़े आलसी भी हो जाते हैं, तो बोलते कोई बना के दे देगा दर्शन का तो हम जोड़ लेंगे। लेकिन अब ये जोड़ना नहीं है, मतलब पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और आखिर में एक क्लास में दर्शन पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो जो पढ़ा रहे हो, अगर आप मतलब कोई भी प्रिंसिपल पढ़ा रहे हो, अगर आप आइंस्टाइन पढ़ा रहे हो, तो आपको भारत का दर्शन भी पढ़ाना पड़ेगा कि कैसे सब परिवर्तित एक दूसरे में होता रहता है और जुड़ा कैसे है। तो वो जो जो प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सिविल इंजीनियरिंग में, या जो भी मेडिकल साइंसेस में, वो सबके लिए पर्यायी दर्शन क्या है वो बनाना पड़ेगा। और इसीलिए वो बड़ा काम है, छोटा नहीं है। इतिहास की दृष्टि, उसमें दर्शन क्या होना चाहिए। आजकल आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं लोग, आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजी को देखना कैसे है साइट को। अगर आप वेस्टर्न फ्रेम से ही हमारी राखी गढ़ी को देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा।
इसलिए मूल बात की स्पष्टता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कम से कम शुरू में आप हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब अगर यूनिवर्सिटीज में हमारे अगर 200 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी योजना सच्चिदानंद जी बनानी चाहिए कि जिसके 200 विषय के बारे में पहले एक बेसिक कंसेप्ट पेपर बन जाए, 200 2 3 4 5 10 पेज का। और मुझे लगता है जिनमें यूनिवर्सिटी में वगैरह तो काफी सारे काम हुए भी है, उनसे मदद भी ले सकते हैं आप लोग। तो बहुत सारे ऐसे हर एक के लिए कंसेप्ट पेपर बनाना पड़ेगा और उसको फिर कंसेप्ट पेपर पर हर एक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कोई ना कोई अपनी उस पर पेपर को विकसित करे। ये इंटीग्रेटेड काम होगा। जिस सब्जेक्ट के लिए आप बना रहे उस सब्जेक्ट के जो ऐसे लोग के जो थोड़ा भारतीय चिंतन भी रखते हैं उनके साथ बैठ के उसको तकनीकी दृष्टि से भी विकसित करना पड़ेगा और ये जल्दी करना पड़ेगा। मतलब ये मतलब आप सोचेंगे कि हम अभी ध्यान लगाएंगे और फिर 15 साल के बाद निकालेंगे, तब तक बहुत समय निकल जाएगा। तो ये गति से, तीव्र गति से ये करने से, क्योंकि आप जितना लेट होंगे बाकी लोग अपना सेट कर लेंगे और फिर 10 साल और निकल जाएंगे, फिर समय और आगे बढ़ जाएगा। हमें तो ऐसी पीढ़ी, ऐसे सोचने वाली पीढ़ी तुरंत चाहिए। इसलिए ये तुरंत अप्लाई करने का तरीके से इसको बना देना चाहिए और जल्दी से फिर कोई ना कोई ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स, मैं तो यही मतलब सच्चिदानंद जी से मैं यही कहता रहता हूँ कि आपको बाकी छोड़िए, आप इसके लिए 200 प्रोजेक्ट बना दीजिए और 200 पर काम करने लगाइए। 6 महीने में हर एक व्यक्ति अपना लेकर आएगा तो हम तुरंत उसको हर एक सब्जेक्ट में जोड़ सकते हैं कि भाई यहाँ जोड़ो इसको, और कहाँ जोड़ना ये नहीं बताना पड़ेगा। मतलब आजकल ट्यूशन से निकलते हैं सब लोग, तो आप बोल देंगे तो बिना ट्यूशन के समझ में नहीं आता है। इसलिए आपको पूरा देना पड़ेगा, मतलब पूरी नोट्स बना के देनी पड़ेगी कि भाई कौन से विषय को आइंस्टाइन पढ़ा रहे हो तो हमारा क्या पढ़ा हुआ, आप ये पढ़ा रहे हो तो क्या पढ़ा रहे हो। तो पैरेलल जितना भी चिंतन है वो सब साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो काफी सारा काम है, लेकिन आप सब लोग में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत विद्वान हैं और बहुत सारी बातें जानते हैं और बहुत सारे हमारे देश में चिंतक है जो शायद यूनिवर्सिटीज में नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक अपनी परंपरा में बहुत सारा अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है उनसे भी ये ज्ञान हम लोगों को लेना पड़ेगा और उसके आधार पर ये कई सारी बातें जो है हम लोगों को ले जानी पड़ेगी। समय बहुत कम है, काम बहुत गंभीर है और आप लोग उसके लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है थोड़ी उसकी 2 दिन में आप लोग उसकी विधि क्या होगी, मतलब इसको हम कैसे उपलब्ध कराएंगे लोगों को, क्योंकि आपने अच्छी बात बोल दी, सबने कहा बहुत अच्छा है, होना चाहिए, सभी बोलते हैं भारतीय ज्ञान बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो भारतीय ज्ञान बहुत अच्छा है यहाँ तक सीमित न रहना है, तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो आपके जैसे अच्छे वाइस चांसलर से उनका भी सहयोग लेना चाहिए ताकि कई यूनिवर्सिटियां इसके केंद्र बन जाए इस तरीके के उस फॉर्मेट में, मतलब उस स्वरूप में जिसको हम तुरंत अपने शिक्षा विधि में जोड़ सकते हैं, उस स्वरूप में वो बातें आ जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे जो बात समझ में आई उसको मैंने, और जो अपेक्षा है वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आशा है कि 2 दिन में आप इसके बारे में कोई ना कोई कार्यविधि योजना और संबंधित सभी लोग यहाँ पर है तो आप लोग निश्चित उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस देश, पूरा देश ही अपेक्षा कर रहा है कि कैसे अब हम लोग अपने तरीके से चले। तो उस पर मार्गदर्शन करने का आपको शायद बहुत वर्षों तक अवसर नहीं मिला। आप अपने डिपार्टमेंट में पढ़ाते रहे, कुछ लोग समझते रहे, कुछ लोग नहीं समझते रहे, लेकिन अब समय आया है, तब हम लोगों को चूकना नहीं चाहिए। जब हमारे लिए समय आया है तो मुझे लगता है कि सारे काम छोड़कर इस काम में लग जाना चाहिए। तो हम एक ऐतिहासिक और पूरी दुनिया की सभ्यता के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। ये अभी भारत का समय है और भारत के दर्शन का समय है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके नए नए विद्यार्थियों पर भी विश्वास करिए, उनके अंदर भी बहुत अच्छी टैलेंट है और वो नए तरीके से पुरानी बात को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनको बनाने में अपने अच्छे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी से मदद लेनी चाहिए, उनको सहभागी करना चाहिए। उससे हम सीधे इस पीढ़ी को कैसे समझाना है, किन भाषा में समझाना है, इसको हम उसी तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और आप लोगों ने ये सारा आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बधाई।